जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हैप्पी इंडियंस नेवी डे। आज आपका 4 दिसंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपका जो नौसेना दिवस मनाया जा रहा है, तो उसकी आपको सबसे पहले बधाई। आप भी कमेंट सेक्शन में नौसेना की बधाई लिखिए, क्योंकि ये आपका जो आप फोर्स में जो जाने का सपना देखे, चाहे आप नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, एनडी हो, आर्मी हो, तो आपको नौसेना जो आपके दिवस होते हैं, जैसे आपके फोर्स लाने तो आपको पता ही होनी चाहिए कि आपका एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, एंड आपका जो आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा बहुत बहुत बधाई नौसेना दिवस की। अब देखिए, जो आज आपका टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का, जो नई भर्ती आएगी। देखिए, 2021 है, तो उसका आपका जो भी वैकेंसी है वो तो अब ये पूरा आपका कैंसिल हो चुका है। जो भी नेक्स्ट इनटेक था 2021 का सेकंड का, वो आपका कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पर जो अपना बात है अगली वैकेंसी के बारे में, ये तो है नहीं कि अब वैकेंसी आएगी नहीं हमेशा के लिए। वैकेंसी नेक्स्ट इनटेक आएगा, और जो कैंडिडेट्स बाहर होंगे और जिनको नया मौका मिलेगा तो वो मिलेगा। तो उसी के बारे में बात करनी है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एंड आपकी हाइट के बारे में बात करेंगे। थर्ड पे आपकी एज के बारे में बात करेंगे, एंड फिर आपकी फोर्थ पे वेट के बारे में बात करेंगे। तो आपका पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देखेंगे, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर आपको डिफेंस से जुड़ी हुई हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर, कि आपको क्या चाहिए ग्रुप एक्स एंड क्या वाई में। देखिए, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो भी आपको अपडेट चाहिए वो आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस होते हैं, चाहे किसी भी जॉब की हो, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हमेशा भरोसा करिए कि जो भी आते हैं उन्होंने अपना ऐसे ही एडिट करके अच्छे से पीडीएफ तैयार कर लिया और आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपको जानकारी ऑफिशियली मिलती है वो आपकी 100% रियल और सिक्योर होती है, जिससे आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अब देखिए, ग्रुप एक्स यानी कि टेक्निकल ग्रुप की बात करते हैं। देखिए, दो ग्रुप होते हैं एयरफोर्स में, एक ग्रुप एक्स एंड एक ग्रुप वाई। ये आपका टेक्निकल ग्रुप एक्स एंड आपका ये नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो भी अलग होगा, क्योंकि जब टेक्निकल ग्रुप है और आपका नॉन टेक्निकल हो तो इसमें सिलेबस में भी फर्क होता है, और आपकी किसी में भी फर्क नहीं होता। सिर्फ आपके सिलेबस और पेपर में फर्क होता है, और आप कहीं भी आपका हाइट, वेट या एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, बिल्कुल आपका सेम होता है। सिर्फ आपके सिलेबस में डिफरेंस होता है। तो देखिए, ग्रुप एक्स की अगर बात करें, तो ग्रुप एक्स में जो आपके 10+2 आपको पास आउट होना चाहिए, आपको पता होगा। फिर आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आपके होने चाहिए। यहाँ पर आपके ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, जिसमें आप मैथ, जो आपकी 12th में जो आपकी मैथ होती है, एंड आपकी फिजिक्स फिजिक्स एंड आपकी होगी इंग्लिश। इंग्लिश ये आपके तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। उसके बाद जो एक अभी बाउंडेशन है कि आपके ओवरऑल मिनिमम 50% होनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश की। आपके 50% होने चाहिए। और जो अभी जो आपका मेजर इशू है वो है आपका इंग्लिश में 50% होने चाहिए। कंपलसरी है, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। देखिए, एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आपके 49% भी अगर मार्क हैं, अगर आपके 49 नंबर भी हैं, तो भी आप फॉर्म को फिल करिए और आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। ये बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में अगर आपके 50 नंबर, सॉरी, इंग्लिश में आपके 50 नंबर से कम हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल भूल जाइए, आपका एडमिट कार्ड आएगा, 100% आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि अगर बात को तो बाद में अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, पर आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप एग्जाम भी देंगे और आप फाइनल सिलेक्ट भी होंगे। देखिए, इंग्लिश में उन्होंने अभी एक बाउंडेशन रखा है कि जो भी कम मतलब हो सके क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया हो सके इतना तो आपका होना चाहिए, तभी आप एक एयरफोर्स जैसी जॉब में आप सिलेक्ट होने के लिए काबिल हैं। तो ये उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया है। आप सभी जानते हैं कि 250 रुपये उनकी फ़ीस कटती है, तो आपका एडमिट कार्ड आने के 100% चांस भी रहते हैं। उसके बाद देखिए, आपको मैंने सिलेबस, सॉरी, आपको सब्जेक्ट बता दिए, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश आपका कंपलसरी है, और आपके 50-50% इंग्लिश एंड ओवरऑल आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो आपकी ग्रुप बाई की। ग्रुप बाई यानी कि नॉन टेक्निकल ग्रुप।
देखिए नॉन टेक्निकल का ये है कि यहाँ पर आप चाहे बायो के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, आप ग्रुप बाई के लिए एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर भी होता है, वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई में कॉमन होता है। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप ग्रुप वाई के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, चाहे आप मैथ के हो चाहे आप बायो के हों। आप ग्रुप वाई के लिए अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसमें भी ये स्टैंडर्ड रहता है कि आपको 50% मार्क होने चाहिए 10+2 में एनी सब्जेक्ट। बस आपका इंग्लिश कंपलसरी है और वो आपको 50% चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका वही सीन है कि आपको 50% मार्क चाहिए। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह होता है तो उसकी भी यही सीन रहती है कि आपको 50% चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% चाहिए। इंग्लिश आपका कंपलसरी होता है। एयरफोर्स में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे जीडी वगैरह आपका होता है, तो यहाँ पर भी इंग्लिश के बहुत से बच्चे जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो बाहर होते हैं। तो अपनी इंग्लिश को अच्छी रखिए, क्योंकि जैसा ऐसा होता कि पिछली बार एक डीएफटी कराया गया था, डायनामिक फैक्टर टेस्ट, इसमें भी आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर ये कट ऑफ फाइनल की गई थी इंग्लिश को लेकर ही। तो इंग्लिश को आप मजबूत रखिए अंत तक अपने, जब तक आपका फाइनल सिलेक्ट और आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए। उसके बाद बात करेंगे आपके हाइट मेजरमेंट, यानी कि जो आपका हाइट क्या रहती है और आपका वेट और चेस्ट सभी के बारे में बात करेंगे, जिसको आप मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इसमें देखिए आपका जो हाइट का क्राइटेरिया है वो आपका बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है, 152 सेंटीमीटर 0.5, 152.5 सेंटीमीटर, ये एक हाइट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। और जितने भी देखिए हाइट का ऐसा होता कि अब आपके फोर्थ लाइन में भी थोड़ा मेडिकल को लेकर अभी भी सख्ती इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सी परेशानी होती है, बहुत सी बीमारी होती है जो आपको पता नहीं होती है, और वो आप प्राइवेट मेडिकल करा के जाते हैं तो आपकी वो निकलती भी नहीं है, पर वहाँ पर वो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपके सामने कर देते हैं। पर हाइट का ऐसा है कि एक ये मिनिमम सिर्फ एयरफोर्स के लिए सबसे कम जो हाइट होती है वो एयरफोर्स में ही आपके लिए मांगी जाती है, 152.5 सेंटीमीटर। आपके नेवी में भी ज़्यादा मांगी जाती है, शायद 158 सेंटीमीटर के समथिंग आपसे मांगी जाती है। पर जो एयरफोर्स का वो सबसे कम हाइट का मेजरमेंट रहता है कि 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, तो आप हाइट के लिए क्वालिफाई हैं। यही आपके ग्रुप एक्स के लिए एंड यही आपके ग्रुप वाई के लिए, दोनों के लिए सेम होती है, पहले बोल दिया। उसके बाद बात करें तो आपकी चेस्ट की भी बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपकी 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, जिसको आप छाती को फुलाना बोलते हैं, जहाँ पर आपको बोली जाती है कि आपकी छाती 5 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए। जहाँ पर आपकी सांस रोकने की क्षमता, या सिर्फ यही सीन रहता है कि अगर आपकी छाती क्यों फुलवाई जाती है 5 सेंटीमीटर, कि आपकी सांस रोकने की क्षमता या आपकी जो बीपी लो हाई की प्रॉब्लम होती है, यहाँ से आपको बहुत सारी उनको प्रॉब्लम पता चल जाती है। तो इस वजह से ये 5 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखते हैं चेस्ट के लिए। और वही बात करें वेट की, तो वेट का एक क्राइटेरिया रहता है हाइट एंड एज का। देखिए वेट ऐसा वजन का आपका अगर बात करें तो इसमें आपकी उम्र और आपकी जो लंबाई, और इसमें आपकी उम्र लंबाई की अनुपात को देखते हुए आपका वजन किया जाता है। इसमें आपका वजन का अनुपात जब किया जाता है तो आपका लंबाई और इसका उम्र का एक अनुपात देखा जाता है, तभी आपका वजन। लेकिन जो आपका नॉर्मल वजन होता है वो आपका 50 केजी होना चाहिए, वजन है आपका 50 केजी होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया बोला है उन्होंने, इसमें आपका भले ही मेंशन नहीं हो पर आपको 50 केजी वजन होना चाहिए। आपके 152 सेंटीमीटर के एक्वायरिंग आपका ये वजन है, वो आपका वेट होना चाहिए 50 केजी। और अगर आपका वजन वहाँ पर जैसे आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी उम्र कितनी है, उसी के हिसाब से आपका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, कितनी उम्र कितनी आपकी एज की कितनी आपकी लंबाई की वजह से आपका वेट फिक्स किया जाए। तो इसमें वेट का भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत कम है तो उसके लिए आपको टाइम मिलता है, अगर आपका ज़्यादा है तो आपको कम करने के लिए टाइम मिलता है। देखिए अब उसके बाद अगर बात करें तो वो है आपकी एज के बारे में। एज क्राइटेरिया क्या रहता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें आपका 16 से 20 साल। देखिए यहाँ पर अभी आप रुकिए, जल्दी डिसीजन मत लीजिए, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि आपका 16 से 20 साल एज का क्राइटेरिया रहता है। ये 20 साल आपका तब रहता है जब आपका 20 साल तक आपका तब रहता है जब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया इसलिए रहता है जब 20 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सभी लोग आपको बताते होंगे 17 से 21 साल। देखिए 16 से 20 मैंने इस वजह से कहा कि अगर आप 16 साल के होंगे तब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जब आप ज्वाइनिंग तक जाएंगे तब आप 17 साल के हो जाएंगे। पूरा 1 ईयर आपका प्रोसेस चलता है, मेडिकल, फिजिकल,
PSL एंड आपकी इनरोलमेंट लिस्ट। इसको दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि 16 पूरा आपको डिटेल बात समझाई मैंने। 16 से 20 साल मैंने इसलिए बोला, और 17 से 21 साल आपको सभी बताते हैं। देखिए 16 साल के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ तक आप रहते हैं। ये 16 से आप 20 तक रहते हैं, ये आपका हो गया। जब आप 16 साल के हो गए तो आप फॉर्म को फिल करिए, और 20 तक आप कर सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला। अब की 17 जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 16 से, तब तक आप 17 के हो जाएंगे, और 20 तक आपकी जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आप 21 के हो जाएंगे। तो जो आपको सभी हाइट एज बोल देते हैं वो 17 से 21 साल, ये आपकी एक कॉमन है। पर आप अगर पिछली बार की अगर आप एज देखें, जो आपका पिछला इंटेक जिसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें आप अगर माइनस करके देखेंगे तो आपकी 16 से 20 ही साल है भाई। यहाँ पर आप बिल्कुल परेशान ना हो, 16 से 20 ही साल होती है। यहाँ से आप एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ तक आप रहते हैं, और यहाँ से आप ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ तक आप रहते हैं। बाई चांस अगर कोई लेट हो तो उसमें ऐसा नहीं कि अगर जैसे जो लड़के पीछे रुके हुए हैं इनरोलमेंट वाले, अब वो 21 के ऊपर हो गए, 22 के हो गए, तो वो ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाएंगे। वो जाएंगे, वो उनका पुराना वाला सीन है। इस वजह से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इन केस अ कैंडिडेट डियर्स ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीडर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट इज 21। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अपर एज लिमिट 21 तक है, इनरोलमेंट तक। यानी कि आपकी जब तक इनरोलमेंट आ जाती है तो आप 21 साल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आपका कोई भी वजह से लेट होता तो आप ये नहीं कि अगर आप 22 के हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी मैंने जो आपको बोला कि 21 साल तक आपकी ज्वाइनिंग होती है, और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 16 से 20 ही है। इसको आप मान के चलिए, बस आपकी यहाँ से ये 17 पे ज्वाइनिंग होती है और 21 तक आपकी ज्वाइनिंग 17 से चालू हो जाती है, 21 तक आपकी होती है। जब आप 16 के होंगे तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 20 के होंगे तब आप यहाँ तक कर सकते हैं, 20 तक, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा सीन रहता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाइए, और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइए। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।